नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखे हैं दोनों एंगल्स के अलग अलग, और बता दिया ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, बोथ आर एक्यूट एंगल्स। तो दोनों के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कॉस ए और कॉस बी है वो इक्वल है, बट वी हैव टू शो दैट ओनली एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, कि ये इसके भी इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। हमें गिवन है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स एंड कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये दो चीज हमें इक्वल दे रखी हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं दो राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखना। एक राइट एंगल ट्राइंगल ये लिया और एक राइट एंगल ट्राइंगल ये लिया। तो एक पर एक्यूट एंगल मैंने एक ए दिया और एक पर बी। ठीक है, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में एक्यूट एंगल ए ले लिया और इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में एक्यूट एंगल बी लिया। तो बाकी की नेमिंग आप कुछ भी कर सकते हो। तो ए बी तो हो चुका, से सी डी एंड से ई एफ। ये दो राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करें जिसमें एंगल ए एंड एंगल बी हमारे पास क्या है, एक्यूट एंगल्स। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक मैथमेटिकल कंसेप्ट बता रहा हूं, है ना, समझने की कोशिश करना उसको। सपोज, है ना, बहुत ध्यान से देखना। मैंने कहा 10a, है ना, 10a इक्वल टू 4/3, 10 इक्वल टू 4/3। तो ए एक्यूट एंगल इस ट्राइंगल में है, तो 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर एक तरीके से आपका 4 हो गया और बेस आपके पास हो गया 3। एंड 10b, अब मैं इस वाले की बात कर रहा हूं। मैंने कहा ये 16 है बाय 12, 10b जो है वो 16/12। इट मींस अगेन 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो b तो इस वाले ट्राइंगल का एक्यूट एंगल है, तो इसके अंदर परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 16 और बेस की वैल्यू हो गई 12। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, बहुत ध्यान से देखना चीज को, अगर मैं इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं 16/12, तो 4 के टेबल से कैंसिल करो, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। तो यहां से 10b की वैल्यू भी 4/3। अब ध्यान से देखो, 10a कितना था, 4/3, और 10b भी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद, 10b अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद 4/3। तो 4/3 तो 4/3 के इक्वल है। इट मींस 10a किसके इक्वल है, 10b के। यानी ध्यान से सुनना, जितना एंगल ये बना हुआ है उतना ही एंगल ये बना हुआ है। इट मींस एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल बी के, है ना। तो ये हमारा मैथ्स का एक कंसेप्ट है कि इफ द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो इसका मतलब वो जो बेस एंगल है वो आपस में हमेशा कैसा होगा, इक्वल होगा। तो मैं इस कंसेप्ट को ही कंटिन्यू करूंगा इस क्वेश्चन के लिए। तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है। तो गिवन है हमारे पास ए एंड बी एक्यूट एंगल्स है हमारे पास, और कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, अब टू प्रूव, हमें प्रूव करके दिखाना है कि एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। प्रूफ देखिए, इजी प्रूफ है, हार्ड नहीं है, थोड़ा सा बस लंबा है क्वेश्चन। देखो, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये गिवन है ना। दिस इंप्लाई, अब ध्यान से देखना, कॉस ए, तो ए तो इस वाले ट्राइंगल में, एडीसी वाले ट्राइंगल का एक्यूट एंगल है। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस हो गया AC और हाइपोटेनस हो गई AD। कॉस बी, BEF वाले राइट एंगल ट्राइंगल का एक्यूट एंगल है। तो अगेन कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हो गया BE और हाइपोटेनस हो गया BF, है ना। ये सब हटा दो यहां से मेजरमेंट्स, ये हमने एक कंसेप्ट समझने के लिए लिखे थे, बाकी अभी इसकी कोई नीड नहीं है। ठीक है, देखो ये आ गया हमारे पास। क्या मैं इसको थोड़ा ऐसा लिख सकता हूं,
AC अपॉन बी ई इज इक्वल टू AD अपॉन बी एफ। लिख सकता हूं, मैंने सिर्फ क्या करा, इनको इंटरचेंज कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बीई को नीचे ले आया एडी को ऊपर। तो हुआ क्या इससे, क्यों करा इंटरचेंज, मेरे पास इन दो ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का एक रिलेशन तैयार हो गया। कौन कौन सी साइड देखो, AC, तो AC तो ये रहा इस वाले ट्रायंगल का बेस, तो अपॉन में देखो उस वाले ट्रायंगल का बेस BE आ गया, AC अपॉन BE आ गया। तो दोनों ट्रायंगल्स में रेशियोस का रिलेशन तैयार हो गया। और इसका AD, ये रहा AD, तो अपॉन में उसका BF, तो दोनों की हाइपोटेनस का भी रेशियो आ गया। ठीक है, मैंने क्या काम करा, इसे थोड़ी देर के लिए रेशियो को कह दिया कि इनका जो रेशियो है वो किसी कांस्टेंट k के इक्वल है। तो अगर ये k के इक्वल है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाई AC इक्वल टू, पहले मैं इस वाले रेशियो को, है ना, मैं रफ में लिख के दिखा रहा हूं आपको, AC अपॉन BE इक्वल टू, मैं k लेके चला, तो मैं अगर यहां से AC की वैल्यू ले तो k के साथ मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा BE। पहला रेशियो जब मैं k के इक्वल दूंगा तो देखो उससे AC किसके इक्वल आ गया, k टाइम्स ऑफ BE। एंड ऐसे ही AD अपॉन BF को जब मैं k के इक्वल लूंगा तो AD किसके इक्वल आ जाएगा, k टाइम्स ऑफ BF। इज इट क्लियर? तो ये हमारा आ गया। ठीक है, एक हमने रिलेशन तैयार कर लिया। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा पार्ट सारा रब कर देता हूं वरना मुझे स्पेस की कमी रहेगी। अब देखो मैं क्या करता हूं। ठीक है, तो अगर मैं इन दो ट्रायंगल्स को ध्यान से देखूं तो मेरा कौन कौन सी साइड्स का रिलेशन आ चुका है, बेस का बेस के साथ रेशियो आ चुका है और हाइपोटेनस का हाइपोटेनस के साथ, ये ना, बेस का बेस के साथ AC अपॉन BE, AC और BE तो बेस का बेस से रिलेशन है, रेशियो दे रखा है। और AD अपॉन BF हाइपोटेनस का भी रेशियो आ चुका। सिर्फ बचा कौन, परपेंडिकुलर्स का रेशियो नहीं है मेरे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन दोनों ट्राइंगल्स में पाइथागोरस की हेल्प से इनके परपेंडिकुलर्स की वैल्यू निकालता हूं। देखो, इन ट्राइंगल ADC मैंने इसमें पाइथागोरस लगाई, AD स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो मैंने कहा ना परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर DC की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो AC सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो, तो DC स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं DC इज इक्वल टू अंडर रूट AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर से फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसी तरीके से इन ट्राइंगल BEF को यूज करो, BEF, इसमें भी परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लो यानी EF की, तो पाइथागोरस लगाएंगे। जब पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो BF यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर EF स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से EF स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी, EF स्क्वायर, BE स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दो, तो BF स्क्वायर में से माइनस BE स्क्वायर से सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशंस आ गई। ठीक है, बल्कि इसमें भी एक काम करो, यहां से स्क्वायर हटा के अंडर रूट और लगा दो। ठीक है, क्योंकि अभी हमने सिंपल DC की वैल्यू निकाली थी। अब देखो, बेस का बेस के साथ रेशियो था हमारे पास और हाइपोटेनस का हाइपोटेनस के साथ रेशियो था। बचा किसका रेशियो था कि हमारे पास परपेंडिकुलर्स का रेशियो नहीं था, तो मैं अब तैयार कर लूंगा। देखो, इसका परपेंडिकुलर DC, तो नाउ अब मैं DC, इसका परपेंडिकुलर रेशियो EF, इसके परपेंडिकुलर का रेशियो तैयार कर सकता हूं। कैसे, देखो DC की वैल्यू क्या है, अंडर रूट AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अपॉन EF हमारे पास अंडर रूट BF स्क्वायर माइनस, सॉरी ये दो बार BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर था, ये BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आ गए। अब ध्यान से देखो मैं क्या करता हूं, DC अपॉन EF इज इक्वल टू अंडर रूट AD स्क्वायर माइनस, देखो AC की वैल्यू मेरे पास यहां पे है, AC की वैल्यू है K टाइम्स ऑफ BE, तो मैं जैसे ही यहां पे पुट करूंगा तो स्क्वायर है, तो हो जाएगा K स्क्वायर BE स्क्वायर, K स्क्वायर BE स्क्वायर। ठीक है, और आपके पास
एडी की भी वैल्यू थी, सॉरी हमारे पास दोनों वैल्यूज थी। एक मिनट देखो, एक ही बारी में रख दो दोनों वैल्यूज, अगले स्टेप में एक स्टेप बढ़ जाएगा आपका, वरना देखो एडी की वैल्यू है के टाइम्स ऑफ बी एफ, तो एडी की जगह रखो के टाइम्स ऑफ बी एफ, जैसे रखोगे तो स्क्वायर है के स्क्वायर बी एफ स्क्वायर माइनस एसी, एसी की वैल्यू एडी के टाइम्स ऑफ बीई, तो जब एसी की जगह रखेंगे तो के स्क्वायर बीई स्क्वायर, इससे एक स्टेप बच गया हमारा, है ना। मैं अगले स्टेप में एडी पुट करता हूं, मैंने एक साथ ही पुट कर दिया इसको, बाकी डिनोमिनेटर ऐसे ही बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से डीसी अपॉन ई एफ, मेरा टारगेट सिर्फ इतना है कि इसको सॉल्व करके मुझे दोनों रिमेनिंग साइड जो होती है यानी परपेंडिकुलर जो होते हैं इनका रेशो और पता लग जाए कितना आ रहा है, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा क्या कंसेप्ट यूज किया इसमें। तो डीसी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू, देखो रूट के अंदर के स्क्वायर कॉमन, ये आ गया बाहर, तो अंदर बचेगा बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर अंडर रूट में, और नीचे तो डिनोमिनेटर में चली रहा है अंडर रूट बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। यहां तक का स्टेप क्लियर। क्या करा, इन दोनों में से के स्क्वायर बाहर ले लिया, ये आ गया, तो अंदर बचेगा बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। अब मैं एक स्टेप और बचा सकता हूं, ये जो मल्टीप्लाई में के स्क्वायर है, क्या ये अब स्क्वायर रूट से बाहर आके के नहीं हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप में मैं यही तो करूंगा कि के स्क्वायर को के बना दूंगा बाहर स्क्वायर रूट से लाके, बाकी ये बचा। अब देखो रूट के अंदर सेम क्वांटिटी है या नहीं, न्यूमरेटर में क्या है बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, और सेम डिनोमिनेटर में है बी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पूरे पूरे रूट कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ के बचेगा। यानी हमारे पास क्या आ गया, दिस इंप्लाई डीसी अपॉन ई एफ, ई एफ किसके इक्वल रहेगा, सिर्फ के के, किसके इक्वल रहेगा के के। और यहां से देखो जरा, ये जो रेशो था बेस का रेशो, हाइपोटेनस का रेशो, वो भी तो के इक्वल था, और परपेंडिकुलर्स का भी रेशो के इक्वल आ गया। तो इट मींस तीनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है, क्या क्या, बेस का AC अपॉन बीई, दिस इंप्लाई AC अपॉन बीई इज इक्वल टू हाइपोटेनस AD अपॉन BF, है ना। यहां तक के दो रेशो तो थे ही थे के इक्वल, तीसरा रेशो ये और के इक्वल आ गया, यानी इक्वल टू DC अपॉन EF, और ये ऑल आर इक्वल टू किसके, के। इन सभी का आंसर क्या आ गया, एक जैसा आ रहा है डिवाइड करने पर, और अगर एक जैसा आंसर आ रहा है तो दिस इंप्लाई ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEF। इसको ट्रायंगल सिमिलैरिटी का कंसेप्ट कहते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम आ रहा हो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब हाइपोटेनस का हाइपोटेनस से, परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर से, और बेस का बेस से रेशो सेम आ रहा हो, उस केस में हम कहते हैं कि ट्रायंगल्स कैसे होते हैं, सिमिलर। तो सिमिलैरिटी का मीनिंग ये होता है कि ट्रायंगल का साइज तो बड़ा छोटा हो सकता है, साइज तो बड़ा छोटा हो सकता है। जो कंसेप्ट मैंने अभी यहां पे लिया था कि ये अगर 4/3 था, वो 16/12 था, तो साइडें तो बड़ी हो गई थी बस इस वाले ट्रायंगल की, लेकिन रेशो करने पर फिर दोबारा सेम कंसेप्ट बैठा था, तो एंगल सेम होते हैं। तो यही कहता है कि अगर तीनों साइड्स का रेशो सेम है तो 100% ट्रायंगल्स को कहते हैं सिमिलर, और अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एंगल्स ऑलवेज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इसका एंगल ए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, देखो ए के साथ कॉरस्पॉन्डिंग में बी, ये आपस में कैसे होंगे, इक्वल। तो ये क्राइटेरिया, तो इसे कहते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का क्राइटेरिया। तो हमें अगर एंगल्स इक्वल प्रूव करने हैं रेशोज वाले, तो हमें ये क्राइटेरिया अप्लाई करना पड़ता है। इसके साथ का एक एग्जांपल नंबर 2 और हमें एनसीईआरटी में दिया है, तो अक्सर ये क्वेश्चंस बोर्ड में आते रहते हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो उसकी प्रैक्टिस आप इस कंसेप्ट को फॉलो करते हुए करें। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।